मुलाकात। मैं हूं अब्दुल अहद सिद्दीकी। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की कुछ चुनिंदा हस्तियों से। और आज के हमारे जो खास मेहमान हैं न केवल वो युवा हैं बल्कि इस कम उम्र में भी वे एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ एक सफल राजनेता हैं। हमारे साथ हैं लखनऊ की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गजों को झूल चटाकर समाजवादी पार्टी का परचम लहराने वाले विधायक रेहान नईम जी। रेहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। बात शुरू करते हैं आपके छात्र राजनीति से, छात्र जीवन से। जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उसी वक्त सक्रिय छात्र राजनीति में आने का आपको विचार हुआ या फिर राजनीति में आने का विचार आपने बाद में लिया? स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। खुद तो बहुत ज़्यादा नहीं पार्टिसिपेशन रहता, लेकिन दूसरों को लड़ाने में, दूसरों को प्रमोट करने में हमेशा इंटरेस्ट था और बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जब तक यूनिवर्सिटी में रहे। खुद पॉलिटिक्स में आने के लिए जब बिजनेस कर रहे थे उसके बाद दौरान, क्योंकि समाजवादी पार्टी में हमारा पुराना रिश्ता है लोगों से, तो उन लोगों से भी बात हुई तो हुआ कि भाई लखनऊ से अच्छे लोगों को, हम लोगों को आगे आना चाहिए। तो पार्टी ने कहा तो हमने कहा भाई हम भी आके इलेक्शन लड़ते हैं, कोशिश करते हैं। और काम करने की एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। एमएलए बनने के बाद मैंने देखा जो बहुत से काम मैं उस दौरान नहीं कर पाता था, वो इसमें आने के बाद मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी और करी जो शायद मैं बिजनेस में रह के नहीं कर पाता। अच्छा, आपका ताल्लुक़ रायबरेली के ज़मींदार ख़ानदान से रहा है, तो अपने बारे में, अपने वालिद साहब के बारे में या लखनऊ आने से पहले क्या रहा है, कुछ बताएंगे आप? मेरी स्टेट थी हमारे दादा की रायबरेली में, और उसके बाद वालिद साहब क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, डेपुटेशन पे अलीगढ़ चले गए थे एज ए रजिस्ट्रार होकर और डेवलपमेंट ऑफिसर। वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद क्योंकि फैमिली हम लोगों की लखनऊ की थी, मदर फादर दोनों लखनऊ से थे, वालदा मेरी मुसाहिबगंज से थी और वालिद साहब मेरे न्यू हैदराबाद। तो क्योंकि बेसिकली हम लोग सब लखनऊ के थे, लेकिन जॉब्स की वजह से इधर उधर रहे। और तालीम के सिलसिले मैं भी अलीगढ़ में रहा 7 साल 8 साल तालीम हासिल करी मैंने वहीं से। उसके बाद फिर अपने कारोबार में लग गया, दुनिया में कई जगह पे कारोबार कर रहे हैं। और उसके बाद अब सियासत में 4-5 साल से पिछले। अच्छा, 2012 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने आपको लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का न्योता दिया, तो क्या आपको यकीन था कि एक ऐसी सीट पर जिस पर समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती थी आप सफल हो पाएंगे? कैसा था आपका चुनाव का अनुभव? 2011 में पार्टी ने हमको कैंडिडेट बना दिया था अप्रैल में, और जिस दौरान मैं लोगों से मिल रहा था, जब टिकट मिल की बात हुई थी, तब एक ये तो था कि फ़र्क पड़ना चाहिए, नए लोग आएंगे, तो अच्छी उम्मीद के साथ हम गए थे। लेकिन जिस तरह से लोगों का मिलने जुलने का एहसास होता था, लोगों से मिलके एक लोगों की मोहब्बत, एक लोगों के अंदर एक नए आदमी को लाने की ख्वाहिश, उससे बीच में एहसास होने लगा था कि लोग कहते थे कि मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खुद को लगता था कि बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है और इंशाल्लाह जीत जाएंगे। और मेहनत तो हर आदमी जिसको टिकट मिलता है कोशिश करता है, लेकिन लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। पुराने लखनऊ को मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इलेक्शन के दौरान और अब इन 4 सालों में, लोग बहुत मोहब्बती हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस, और मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मतलब आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा इलेक्शन का। जी, शिवपाल जी के परिवार से आपके पुराने संबंध रहे हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। तो राजनीति के इस अखाड़े में आपको शिवपाल जी के अनुभव से क्या मदद मिली है और उनको किस तरीके से आप लेते हैं? शिवपाल जी को ही देखते हैं हम तो। लोग हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं, पुराने रिश्ते हैं और अभी भी रिश्ते हैं, लेकिन शिवपाल जी को देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोग शिवपाल जी में देखते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ किस तरह से, उनकी वर्किंग स्टाइल किस तरह से वो करते हैं। और हम तो कहते हैं कि हमने राजनीति में जो कुछ सीखा है वो उन्हीं से सीखा है, और उन्हीं की ही कोशिश करते हैं कि उन्हीं की तरह से काम करें, उन्हीं की तरह से लोगों से मिलने जुलने का, उन्हीं की तरह से डिसीजन लेने का। क्योंकि हम तो देखते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। वो उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि किस तरह से वो बड़ी बड़ी बातों को भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकाल देते हैं। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आदमी स्ट्रेस में, प्रेशर में कैसे काम करता है, उसी वक्त उसकी एग्जैक्ट चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे, कितनी मुश्किल दौर से आदमी अपने आप को निकाल के लेके जाता है। तो मेरे लिए तो वो गॉडफादर कह लीजिए या सब कुछ आइडियल कह लीजिए, वो मेरे लिए तो उस तरह से है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो कहीं ना कहीं उन्हीं से सीख के, उन्हीं में देख के करता हूँ। अच्छा, एक तरीके से आपके राजनीतिक गुरु हैं शिवपाल जी? बेशक। अच्छा,
पिछले वर्ष आपको एक आदर्श विधायक का सम्मान से आपको सम्मानित किया गया था। तो पिछले 4 वर्षों में आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास के कार्य करवाए हैं और जनता की कैसी प्रतिक्रिया मिलती है आपको? जिस इलाके से मैं विधायक बना था वो इलाका पुराना लखनऊ है और पिछले कई सालों से, क्या मतलब 20-25 सालों से कभी वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ था। बड़ा अनटच्ड और अनडेवलप्ड एरिया था और कह लीजिए कुछ एक्सटेंडेड पार्ट था, जो लखनऊ एक्सटेंड हो रहा है उसका कुछ हिस्सा मेरे हिस्से में था, तो डेवलपमेंट नहीं था। तो पिछले 4 सालों में मैंने तकरीबन 700-750 करोड़ रुपए का काम ख़त्म करा चुका हूँ अपने क्षेत्र में, जिसमें कुछ बड़ी चीज़ें ऐसी थी, जो 2 सब स्टेशंस हैं वो क्षेत्र में बने, इंटरलॉकिंग रोड्स, तकरीबन अब तो कोई ऐसी जगह नहीं बची है पुराने लखनऊ में जहाँ इंटरलॉकिंग या रोड ना हो। जिस ज़माने में इलेक्शन लड़ रहे थे उस ज़माने में तो हमने खुद वोट मांगा है, 4-4, 5-5 फीट गड्ढों में जाके वोट मांगते थे। और कुछ फ्लाईओवर्स हैं, कुछ अंडरपास हैं जो लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी। मतलब लोग, हमने जब वादा किया तो लोगों ने कहा कि विधायक जी मत कहिए, ये हो नहीं पाएगा, हम दिल्ली में जंतर मंतर तक जाके इसका धरना दिया, लेकिन ये आरओबी बना नहीं आलमनगर का। लेकिन मैं फिर वो कहता हूँ कि कोशिश की, हमने कोशिश करी, माननीय शिवपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और नगर विकास मंत्री आजम खान साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट को लेके। हमने जो चाहा, जो लिख के भेज दिया, वो हमेशा हुआ। और डेवलपमेंट, क्योंकि पुराना लखनऊ था, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप्ड जगह है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसको बसी बसाई जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन तकरीबन अब सब जगह हो गया है। लोगों का रिस्पांस इस तरह से कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो गालिबन जब आया था तो लोग बहुत नाक बराबर जानते थे। आज इन 4 सालों में कोई गली ऐसी नहीं जिसमें छोटे बच्चे से लेके 80 साल का आदमी भी मुझको विधायक नहीं कहता, रेहान भाई के नाम से कह के जानता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ी बात है। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 4 वर्ष पूरे किए कार्यकाल के। भाजपा हो, बीएसपी हो या दूसरी भी जो आपकी विपक्षी पार्टियां, वो लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अराजकता और गुंडागर्दी बढ़ जाती है। क्या कारण है कि सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पाती? वजह क्या है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है ये, क्योंकि अब कोई इशू बचा नहीं है, डेवलपमेंट पे वो बात नहीं कर सकते। जिस लखनऊ शहर में हम रहते हैं, इस लखनऊ शहर में एक टाइम हुआ करता था कॉरपोरेटर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक एक ही पार्टी का हुआ करता था, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई चीज़ें नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी की सोच, इतने विजनरी मुख्यमंत्री हैं कि लखनऊ को आप देखिए तो चाहे मेट्रो हो, चाहे आईटी हब हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे रिवर फ्रंट हो, इन सारी चीज़ों को लखनऊ में ला के देना, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बन रही है, इससे कितना फ़ायदा होगा ये लोगों को भी अंदाज़ा नहीं है कि इस रोड पे डेवलप होने से कितनी मंडियाँ बनेंगी, कितने शहर डेवलप हो जाएंगे और कितना फ़ायदा होगा। अब चक्कर के कुछ कहने को नहीं है। तब ये लॉ एंड ऑर्डर अगर जो कहता है, हम पे इल्ज़ाम लगाता है, हम लोग कभी कभी विधानसभा में पूछते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है। भाई लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कोई चीज़ हो, उस पर पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा है। आप बताइए, मुकदमे ना लिखे जाते हो, FIR ना होती हो। पहली सरकार है जो FIR भी लिखती है, कार्रवाई भी करती है, वरना पुरानी सरकार थी। आप देखिए कि उस तरह का लॉ एंड ऑर्डर अगर आप कहते हैं कि जिसमें जेल में हत्या हो जाए, MLA आदमी को करंट लगा के अधिकारी को मार दे पैसा मांगते मांगते, तो उस तरह के लॉ एंड ऑर्डर चाहते तो ज़रूर हम मान सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा ख़राब है। अब इस वर्ष सपा ने चुनावी वर्ष में प्रवेश कर लिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी फिर से 2017 में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी? हम तो यकीन है हमको कि सरकार दोबारा बनेगी और इस बार पुरानी मार्जिन जितने हम पिछली बार जीते तो उससे ज़्यादा जीत के आएंगे। क्योंकि पहली बार ऐसा है कि अगर आप सर्वे भी कराएंगे तो लोग मुख्यमंत्री को पसंद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की पॉलिसीज़ को पसंद कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे कहीं एक आध आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि लीडरशिप को ही आदमी देखता है और लीडरशिप बहुत पॉजिटिव है, उसके पास विजन है काम करने का। आप देखिए कि कन्नौज को लेके उन्होंने कितना बड़ा प्रमोशन किया है कि इतर को अतर को वहाँ के दुनिया में मालूम हो के कितना बड़ा हब है। इसी तरह की कई पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे चल रही हैं, डेवलपमेंट को लेके चल रही हैं और इन 4 साल बाद लोगों को नज़र आने लगी, लोगों को महसूस होने लगा है कि
डेवलपमेंट हुआ है, और एक मौका और मुख्यमंत्री को मिलेगा तो बहुत बड़े लेवल पे ड्रास्टिक चेंजेस होंगे। चाहे हमारा जीडीपी हो, चाहे हमारा कोई चीज़ें हो, पर कैपिटा इनकम पहली बार है जो कई ज़्यादा बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में। जॉब इंसेंटिव्स बढ़े हैं, जॉब्स क्रिएट हुई हैं, तो ये चीज़ें एक तबका समझ रहा है और जिसको मालूम है कि इन्हीं चीज़ों से घबरा कर बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, वो इस तरह के बयान देते रहते हैं कि हमको प्रॉब्लम है। हमको तो लगता है कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से दोबारा सरकार बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो चीज़ें रह जाएंगी उनको और आगे बढ़ा के आगे बढ़ाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। तो इस बार 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी या आप अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे? 2014 का चुनाव नहीं कहा जा सकता, उसको वो एक वेव कह लीजिए। उसमें पार्टी के दावे, हमें तो खुशी है कि 2014 में इलेक्शन हुआ और क्लीन स्वीप से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। कम से कम अब लोगों को मालूम तो चला कि जो उन्होंने कहा था उसको कितना खरे उतरे हो। हम तो इंतजार में है कि 15 लाख रुपए कब अकाउंट में आएंगे, कब काला धन वापस आएगा, कब सरहद पे हमारे फौजी मार दिए जाते हैं, कब हम जाके पाकिस्तान को मार के आएंगे, कब चाइना को मार के आएंगे। किस डेवलपमेंट की बात की थी, किस जॉब्स की बात की थी, कितनी जॉब्स क्रिएट हुई। अब कम से कम हम भी पूछ सकते हैं कि भाई एक वेव थी, उस आंधी में एक फैसले हो गए थे, लोगों से गलतियाँ हो गई, उसको लोग आज रिग्रेट कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया था, किन्हीं कारणों ने किसी उम्मीद से किया हो, लेकिन आज वो उस बात को रिग्रेट कर रहे हैं और काफ़ी पछता रहे हैं कि हमने जिन सोच से इनको मुख्य प्रधानमंत्री बनाया था वो कहीं पे भी फुलफिल नहीं हो पाई। जो बातें इलेक्शन से पहले माननीय प्रधानमंत्री किया करते थे, इलेक्शन के बाद वो उस टोन पे कभी आए नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। अब तो वो लाहौर जाते हैं, कभी चाय पीने चले जाते हैं, कभी खाना खाने चले जाते हैं, कभी पर्सनल एंगेजमेंट्स में चले जाते हैं। इतना डेकोरम तो कभी ख़राब नहीं था इंडिया का कि इतने बगैर बताए कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में उतर जाए। तो ये तो कहीं ना कहीं आम आदमी भी समझ रहा है कि क्या कहा था और क्या कर रहा है। लेकिन 2017 में आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी अकेली ही लड़ेगी और अकेले दम पे सरकार बनाएगी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनेगी। बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, अब लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि कौन आदमी काम करता है, किसकी कतनी करनी में फ़र्क नहीं है, क्योंकि हर आदमी हर चीज़ को देख चुका है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सरकार बीएसपी की भी देखी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी केंद्र में कांग्रेस की और बीजेपी की देख रहे हैं। उनको मालूम है कि समाजवादी पार्टी ने पिछले 4 सालों में जितने वादे किए थे, जितने घोषणा पत्र में जितनी चीज़ें उनकी थी, वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और अब आगे की चीज़ों पे बात हो रही है। पहली बार है किसी स्टेट में 3 जगह पे मेट्रो का काम की प्लानिंग चल रही है, एक जगह काम चल रहा है, बाकी 2 जगह स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लोगों को अभी क्योंकि बीजेपी है, बीएसपी है, इनके पास तो एजेंडा है कि सिर्फ हमको डिफेम करने का, और ये कह लीजिए कि हम लोग काम करने पे ज़्यादा एतबार करते हैं, मीडिया पब्लिसिटी हाइप पे हम लोग ध्यान नहीं देते। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की तरफ से इस पर सोचना पड़ेगा कि हम काम के साथ साथ इसको प्रचार में भी लेके आए, लोगों को मालूम चले कि हम काम कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई जिस तरह के हम लोग हैं कि काम कर रहे हैं, काम का जवाब काम ही होगा, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हो, इसके ज़रिए भी हमको लोगों तक पहुँचना चाहिए। सोशल मीडिया के ज़रिए कोशिश करेंगे इसमें भी आगे बढ़ के आगे हिस्सेदारी बनाएं। हमारे सवालों का बहुत ही शालीनता से जवाब दे रहे हैं विधायक रेहान नईम जी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल स्वागत कार्यक्रम एक खास मुलाकात में हमारे साथ लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रेहान नईम जी, जो बड़ी शालीनता से हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रेहान जी, यूपी में अखिलेश सरकार ने विकास की बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए था, आपको नहीं लगता कि उसकी ब्रांडिंग करने में अखिलेश सरकार पूरी तरीके से विफल रही है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरी तरह से विफल हुई है। कोशिश हम लोगों ने कभी इस पर ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया कि हम लोग सोचा कि काम हो जाएगा तो लोग अपने आप, जो एंड यूज़र है वो महसूस करेगा, वही वोट करता है। और लेकिन आज एहसास है कि 2014 के चुनाव के बाद तो हमको ये एहसास हुआ कि ब्रांडिंग भी करनी चाहिए और पब्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, काम करने से भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको तरजीह देना शुरू किया है कि जितने काम हो उनका प्रचार प्रसार भी उसी तरह पे हो जिस तरह से हम लोग काम करते हैं। इस आने वाले साल में अब इसका फ़र्क आपको नज़र आएगा कि हम लोग पूरी तरह से चीज़ों को, जितनी हमारी बड़ी पॉलिसीज़ हैं, जितनी हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ब्रांड की तरह से ला के प्रमोट करना है। विपक्ष का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अब समाजवाद के बजाय परिवारवाद की राजनीति कर रही है। क्या कहना आपका इस मुद्दे पर?
मैं इसलिए नहीं मानता कि परिवारवाद जो भी पार्टी में है या पार्टी से जो लोग भी जीत के आते हैं उनको जनता चुन के भेजती है। और मैं तो कहता हूं कि कितनी अच्छी बात है कि अगर ये एक चीज़ आप देखिए कि इतने पूरे माहौल में परिवार के सब लोग जीत के आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परिवार की क्रेडिबिलिटी लोगों में औरों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये तो अब विपक्ष कुछ भी कह सकता है, विपक्ष के पास कहने के लिए अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी पार्टी में है वो तो कॉम्बिनेशन है, हर आदमी की अपनी एक जगह है और हर आदमी अपनी जगह का अपनी तरह से काम कर रहा है। उसको किसी तरह से भी आदमी किसी अंदाज में ले सकता है, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है। परिवार फैसले सब लोग मिल के लेते हैं। परिवार के अलावा भी जितने लोग पार्टी के बड़े नेता हैं वो मिल के पार्टी की पॉलिसीज़ को, पार्टी के प्रोग्राम्स को सब लोग बैठ के तय करते हैं, उसके बाद चीज़ें होती हैं। आपके क्षेत्र में जिस तरीके से आपने शिया और समुदाय को, शिया सुन्नी समुदाय को एक किया है और वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों ही समुदाय समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अब हमारी तो कोशिश रहती है, क्योंकि हमको लगता नहीं है कि इस तरह की बातें होनी चाहिए, क्योंकि शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आदमी की ज़रूरत है डेवलपमेंट, आदमी की ज़रूरत है रोज़गार, आदमी की ज़रूरत है कि उसके कारोबार में कैसे बढ़ोतरी हो, उसका कारोबार कैसे ज़्यादा फ्लरिश करे। क्योंकि मैंने इतने दिन में देखा कि हर आदमी की ज़रूरत है कि उसको किस तरह से अपने आप को स्टेबल कर ले, अपने परिवार को स्टेबल कर ले और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे ले। वो इश्यूज सबके एक से हैं और मैं खुशकिस्मत कह लीजिए कि मुझे सब लोग साथ सब लेके चलता हूँ, सब लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की पॉलिसीज है, शिया सुन्नी क्या हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर वोट करेंगे और सरकार को मजबूत, इससे ज़्यादा मजबूती से दोबारा लेके आएंगे। मतलब 2017 के विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी की लहर रहेगी, जिस प्रकार 2014 में मोदी जी की लहर थी? मोदी जी की लहर थी, ये तो जान रहे हैं उसका जो रिजल्ट हुआ, लेकिन उस तरह के हालात हम नहीं चाहते कि उस तरह का हचर बाद में हो। लेकिन 2017 में हमारे डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, विकास की जो एजेंडा है, उसका फ़र्क लोगों को मालूम चलेगा। अभी तक लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन हम इतना वादा करते हैं और इतना यकीन है कि 2017 के चुनाव में जितना हम 2012 में जीत के आए तो उससे ज़्यादा 2017 में जीत के आएंगे। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग अपने मुंह से कहने लगे हैं कि इतने पॉपुलर मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे, इतने ज़्यादा विजनरी भी कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। क्योंकि आज तक लोगों ने मुख्यमंत्री को देखा एक सर्टेन उम्र पे जाके आदमी मुख्यमंत्री बनता था और उसकी सोच बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। पहली बार मुख्यमंत्री युवा हैं, बाहर का इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनको, उसी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनकी पॉलिसीज़ में, उनकी चीज़ों में, उनके काम करने के तरीके में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये आम आदमी को, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो नहीं भी है, उसको नज़र आ रहा है कि कोई आदमी ऐसा है जो उनके बारे में सोच रहा है, उनके लिए सोच रहा है और जितनी पॉलिसीज़ हैं उन्हीं के लिए बन रही हैं। तो ये आम आदमी को समझ में आ रहा है और इसका फ़र्क भी 2017 के चुनाव में नज़र आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि मुस्लिमों को 18% आरक्षण देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समुदाय को किए गए अपने वादे से मुकर रही है? मैं इसलिए इसको मुकर रही है तो मैं ये नहीं मानता, क्योंकि वादा किया था लेकिन उसके साथ कुछ कंपल्शंस हैं। आप भी जानते हैं कि हम लोग जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि सच्चर कमेटी लागू हो जाए, हमने इसका रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज दिया कि इसको लागू करने की परमिशन दी जाए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से उसका कोई जवाब नहीं आया कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या चीज़ें जो हमने बना के फॉर्मेट भेजा है उस पर कोई जवाब, साइलेंट होकर बैठ गई पिछली केंद्र सरकार और मौजूदा सरकार भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। 18% रिजर्वेशन देने की ख्वाहिश थी माननीय नेताजी की, उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था और हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन बढ़े, क्योंकि एक बड़ी तबका है जिसका बगैर पार्टिसिपेशन के, बगैर उसकी हिस्सेदारी के ना तो प्रदेश डेवलप कर सकता है, ना ही कंट्री डेवलप कर सकता है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि मुसलमान या अल्पसंख्यक जितने हैं मेन स्ट्रीम से जुड़ें और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। कुछ कमियां, कुछ हिंड्रेंस थी कानूनी, कुछ हिंड्रेंस थी केंद्र सरकार के अप्रूवल की, जो रुकावटें बनी थी उस पर भी अब काम किया जा रहा है कि इस तरह से उसको क्लियर करके, क्योंकि लोग चाहते थे कि जल्दबाजी में सरकार फैसला लेके अनाउंस कर दे, उस पर कोर्ट इंटरवीन कर दे, कोर्ट स्टे कर दे। हम दिखावे का काम नहीं करना चाहते थे कि हम उसको सरकार बनते के साथ ही लागू कर दें कि साहब 18% दे रहे हैं, उस पर कोई कोर्ट चला जाए और हमको कहने को रहे कि साहब हमने लागू कर दिया था और अब आप देखिए नहीं हो पा रहा। हम चाहते हैं कि हम
जेन्युइन हिस्सेदारी मिले। और क्योंकि हम जानते हैं कि इतना बड़ा तबका, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, अगर वो नहीं जुड़ेगी और वो नहीं बढ़ेगी तो कोई भी प्रदेश, कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समाजवादी पार्टी समझती है और उसी पे काम कर रही है कि हम कोई ये कह दीजिए फ्लूक या कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जो कुछ भी हो बहुत मजबूत हो और जिसका असर और जिसका फ़ायदा उन अल्पसंख्यकों को पहुँचे। उम्मीद है कि जो हिंड्रेंसेस थी, जो कोर्ट की मुश्किलात थी, उनको भी अब तकरीबन सॉल्व कर लिया गया। उस पर जो कुछ चीज़ें थी वो आने वाले कुछ वक्तों में वो फैसला भी सरकार इलेक्शन से पहले लागू करने की कोशिश कर रही है और लागू कर देगी। दलित वोटों पर आजकल काफ़ी राजनीति हो रही है। बसपा के साथ साथ बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी दलित वोट को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि दलित 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देगा, और देगा तो क्यों देगा? मैं तो आज तक हैरान हूँ कि वो बीएसपी का सपोर्ट क्यों करता है दलित। आप देखिए, सबसे पहले अंबेडकर गांव बनाने वाली सरकार माननीय नेताजी की थी। सबसे पहले अंबेडकर गांव बनाने के लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने अपनी रिजीम में अंबेडकर गांव बनवाए थे। उन्होंने ही अंबेडकर गांव की स्थापना, उसमें फैसिलिटीज़ देना। उसके बाद 2012 के बाद आप देखिए कि विधेयक लाके ये कानून बनाया गया कि जो दलितों की ज़मीन कम पैसे में बिका करती थी, उनको एक रोड़ा रहता था कि आप अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं, उसके लिए विधेयक लाके उनको भी स्वतंत्र कर दिया गया कि आप अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं आम मार्केट रेट पे। मार्केट में जाके आप कॉम्पिटिट कर सकते हैं, जिससे कि उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको मार्केट रेट पे उनकी ज़मीन का पैसा मिलेगा। वरना लोग क्या होता था कि उनकी ज़मीनों को ले लिया करते थे। तो मुझे तो लगता नहीं है कभी बीएसपी क्या करती है। अब ये उनकी सोच है कि वो मायावती जी को किस नज़र से देखते हैं, लेकिन आज तक कभी उन्होंने उनके लिए कुछ किया नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी, माननीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी की दौर में ही हुआ है। अब बीजेपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस ने तो जो हालात में, चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो, उनको उन हालात में पहुँचाने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। और बीजेपी का तो क्या कहना है, आप जानते ही हैं कि वो तो सिर्फ बोलते हैं, आखिर में कह देंगे जुमला था ये भी। अब आखिरी सवाल है आपसे कि भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं और अपने कारोबार और राजनीति में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं आप? हमारी तो कोशिश है कि क्षेत्र में कोई हिस्सा ऐसा ना बचे जिसको अनटच रह जाए, और लोग जो बच्चे हैं वो स्कूल से उनका किस तरह से वो स्कूल पहुँच जाएँ। और हमारा क्योंकि क्षेत्र एक बहुत बड़ा इलाका था जहाँ पे जरदोजी और जरी का कार्य करने वाले बहुत लोग थे, उनके हालात बहुत ख़राब हुए क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी एक्सपोर्ट पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी कि जरी और जरदोजी का काम जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो पूरी तरह से केंद्र सरकार ने रोक ला दी, जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र में बड़े हालात ख़राब हो गए। लोग बड़ी भुखमरी की कगार पे हैं। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी है कि जरदोजी के कारीगरों को और जरी के कारीगरों को किसी तरीके से जो और लोगों को मिलता है, आपके कारपेट हैंडलूम के लोगों को जो श्रेणी में रखा जाता है, उसी में इनको भी लेके आया जाए कि जिससे इनको स्वास्थ्य को लेके इनके और जो इनकी पेंशन्स हैं या इनको और जो सहूलियतें हैं जो सरकार से मिल सकती हैं वो दिलाई जाए। और अब कारोबार पे तो इफेक्ट होता ही जब हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, और पॉलिटिक्स अब थोड़ा सा मुश्किल होती जा रही है क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उनका नेता उनके बीच में रहे, उसकी एक्सेसिबिलिटी रहे। लेकिन कारोबार और पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं कि चलता रहे, कि क्योंकि पॉलिटिक्स एज अ बिजनेस तो हम लोग नहीं ले सकते, तो कारोबार पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आगे सर्वाइव करने के लिए अपने बिजनेस भी ज़रूरी है। कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से मैनेज करके उस दोनों चीज़ें चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण भाई, आपने हमारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया और अपनी पार्टी का और अपना रुख रखा आपने। ये थे हमारे साथ राजधानी लखनऊ की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रेहान नईम जी, जिन्होंने अपनी पार्टी की विभिन्न मुद्दों पर हमसे बात की और अपनी पार्टी का रुख रखा। अगले कार्यक्रम में किसी खास मेहमान के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अपने एरिया